आईएएस लेवल नोट्स में आपका हार्दिक स्वागत। यूपीएससी सीएससी नोट्स इन हिंदी। और आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के राजवंश। राजस्थान के सभी राजवंश हैं, उन पर आज हम बात करेंगे। तो राजस्थान के राजवंश में सबसे पहले परमार राजवंश आता है। कौन सा राजवंश आता है? परमार। परमार राजवंश में जाट वंश, यादव वंश, भीनमाल के चावंड, टोक के मुस्लिम राज्य, नागौर, झुंझुनू, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। परमार राजवंश, परमार शब्द का अर्थ है शत्रु को मारने वाला। क्या अर्थ होता है परमार का? अर्थ शत्रु को मारने वाला। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो के परमारों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई जाती है। अग्निकुंड नाम के स्थान से परमारों की उत्पत्ति बताई जाती है। उदयपुर प्रस्तुति, पिंगल जिसे कहते हैं सूत्रवर्ती, तेजपाल और अभिलेखों में परमारों को ब्रह्मा का सत्रकुलीन बताया गया है। ब्रह्मा का सत्रकुलीन परमार बताया गया है। परमारों में आबू के परमार, मारवाड़ के परमार, सिंध के परमार, गुजरात के परमार, बागड़ के परमार, मालवा के परमार आदि शाखाएं हुई है, जिसमें आबू के परमार और मालवा के परमार प्रमुख हुए हैं, यानी कि ये थोड़े प्रसिद्ध ज़्यादा हुए हैं, इन्होंने बहुत अधिक काम किया। आबू के परमार का मूल पुरुष धूमराज था। कौन था? धूमराज के नाम से विख्यात हुआ था। इसकी वंशावली उत्पल राज के आरंभ में होती है। और आबू के परमारों की राजधानी क्या थी? चंद्रावती नामक स्थान आबू के परमारों की राजधानी थी। सिंध राज परमारों का प्रतापी शासक था, जो दोस्तों मरुमंडल का महाराजा के नाम से जाना जाता है। मरुमंडल का महाराजा किसे कहा जाता है? सिंध राज आबू का परमार। 1002 ईस्वी के दान पाद रस से पता चलता है कि आबू का धरणीवरान ने पुनः अधिकार कर लिया। बात करते हैं जालोर के परमार। जालोर के परमार में आबू के परमार के वंशज थे, यानी कि आबू के परमार के वंशज थे। जालोर से मिले 1087 ईस्वी में शिलालेख को वाघपति राज या चंदन देवराज, अपराजित, विज्जल, धारावर्ष और विस्सल के नाम से भी जाना जाता है। धारावर्ष भी कहा जाता है, इसे विस्सल भी कहा जाता है। वागड़ के परमार, वागड़ के परमार है दोस्तों मालवा के परमार कृष्णराज के दूसरे पुत्र, यानी कि डम्बरन सिंह के वंशज है। किसके वंशज है? डम्बरन सिंह। इसके अधिकार में यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र का राज्य था, जिसको वागड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। अतुना इसकी राजधानी है। धनिक ककनदेव, सत्यराज, चामुंडराज, विजयराज आदि वंशज शासक हुए हैं, जिसमें चामुंडराज ने 1079 में अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। 1179 में गुहिल वंश सामंत सिंह के परमारों ने वागड़ चीन कर गुहिल वंश के शासक को समाप्त कर दिया था। गुहिल वंश का शासक था, इसका अंत कर दिया। करौली का यादव वंश राजस्थान के जैसलमेर के बाद यूरिय क्षेत्रियों का दूसरा राज्य कौन सा था? करौली था। करौली रियासत का कुछ भाग मत्स्य जनपद में और कुछ भाग दोस्तों सुरसेन जनपद के अंतर्गत आता है। करौली के यादव वंश का स्वयं को कृष्ण भगवान का वंशज मानते हैं। यादव वंश के जो परमार हैं, वे कृष्ण भगवान के वंशज मानते हैं। करौली के यादव अपने नाम के आगे सिंह न लिखकर पाल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिंह न लिख के पाल लिखते हैं, क्योंकि सिंह गाय को खा जाता है और पाल का सामान्य अर्थ होता है गाय को पालने वाला, इसलिए दोस्तों वे सिंह नाम न रख के पाल रखता है। विजयपाल, विजयपाल क्या है? करौली के यादव शाखा का मूल पुरुष, आदि पुरुष, संस्था यानी कि संस्थापक विजयपाल। विजयपाल किसका संस्थापक है? मूल पुरुष, आदि पुरुष नाम से करौली यादव वंश का मूल संस्थापक कौन है? विजयपाल है। इसने 1040 ईस्वी में अपने राज्य राजधानी मथुरा से हटाकर बयाने यानी कि विजय मंदिर गढ़ को बनाया था। फिर आता है तिमनपाल। कौन आता है? तिमनपाल। तिमनपाल तिमनगढ़ दुर्ग बनाकर उसे अपनी नई राजधानी बनाया गया, तिमनगढ़ दुर्ग को। 1196 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने तिमनगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर यहाँ के शासक कुंवरपाल को हराकर तिमनगढ़ दुर्ग को जीता था। कुंवरपाल नाम का शासक था, जिसे हराकर मोहम्मद गोरी ने तिमनगढ़ दुर्ग को जीता था। अतः यहाँ के कुछ यादव परेशान होकर तिजारा वो अलवर चले गए थे। वहाँ पर खाना खाने के नाम पर पुकारे जाते हैं, यानी खाना खाना के नाम से जाने जाते हैं। तिमनगढ़ का किला, यह दुर्ग यादव वंश की संस्थापक तिमनपाल ने उस समय बनवाया था, जब उसके मुख्य साम्राज्य बियाना पर दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार हो गया था। तिमनगढ़ के दुर्ग को बियाना से कुछ ही दूर था, लेकिन करौली जिले के क्षेत्र में पड़ता है। ये कहाँ पर पड़ता है? करौली क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर तेहनगढ़ और तोहनगढ़ भी कहते हैं।
तिमनगढ़ दुर्ग वर्तमान में घने जंगलों के बीच में निर्जन अवस्था में खड़ा है। इस दुर्ग में मूर्तियां जानवरों के अंग तस्कर यानी कि वामना नारायण घिया का अपना मुख्य केंद्र बनाने का प्रमुख कार्य किया है। यहाँ पर बात करते हैं अर्जुन पाल। इस शासक अर्जुन पाल 1327 ईस्वी में अर्जुन पाल ने तिमनगढ़ को मुस्लिमों से छीन कर यहाँ पर पुनः यादव वंश की स्थापना की थी। अर्जुन पाल ने 1348 में लिसिस नदी के तट पर कल्याणपुर कस्बा जो कल्याणपुर नाम का कस्बे की स्थापना की थी। कल्याणपुर कस्बा वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? करौली के नाम से जाना जाता है। अर्जुन पाल ने यहीं पर हनुमान जी की माता अंजनी माता का मंदिर बनाया था। अर्जुन पाल नाम के शासक ने हनुमान जी की माता कौन थी? अंजनी, जिनका मंदिर वहां पर बनाया है करौली में। हरबख्शपाल नाम का राजा आ जाता है। हरबख्शपाल ने 15 नवंबर 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी। इस शासक ने करौली राजस्थान की पहली रियासत थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि की थी। नोट 19 जुलाई 1997 ईस्वी को करौली राजस्थान का 32वां जिला बना था। करौली राजस्थान का 32वां जिला बना था। इसके बाद आता है जाट वंश। जाट वंश में सबसे पहले भरतपुर का जाट वंश आ जाता है। राजस्थान के पूर्वी भाग भरतपुर, धौलपुर, डूइंग आदि क्षेत्रों पर जाट वंश का शासक था। किसका शासक था? जाट वंशों का। औरंगजेब की मृत्यु के आसपास जाट सरदार चूंडामण ने थूण में किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया था। चूंडामण के बाद बदन सिंह जयपुर ने सिवाय जय सिंह ने डींग की जागीरें दी थी और बिजरराव की उपाधि धारण की थी। जयपुर के डींग की जागीर दी, बिजरराव की उपाधि धारण की थी इसने। इसके बाद बदन सिंह ने 1725 ईस्वी में डींग के महलों का निर्माण कराया। सूरजमल ने सौतर के निकट दुर्ग का निर्माण कराया। इसके बाद भरतपुर दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बदन सिंह ने अपनी राजधानी बनाई थी। इसे बनाई थी। इसे जीते जी अपने पुत्र सूरजमल को अपनी शासन को बगडोर सौंप दी और अपने जीते जी अपने पुत्र सूरजमल को बगडोर सौंप दी। सूरजमल ने 12 जून 1761 को आगरे के किले पर अधिकार कर लिया था। सूरजमल ऐसा शासक है जिसने आगरे के किले पर अधिकार करने वाला पहला जाट शासक था और इन्होंने 1761 में अधिकार कर लिया। उसके बाद पुत्र जवार सिंह भरतपुर के राजा बने थे। चूंडामण जाट 1888 में राजा राम की मृत्यु के बाद उनके भतीजी चूंडामण जाट के नेतृत्व में बंगडोर संभाली गई। औरंगजेब की मृत्यु तक विद्रोह करता रहा। उसने भरतपुर के जाट की स्थापना राज्य की स्थापना धीरे धीरे जाट शक्ति संगठित होती गई और इसने क्या किया? औरंगजेब की मृत्यु के आसपास सरदार चूंडामण ने थूण के किले बनाकर वहां की राज्य स्थापना की। मोहम्मद शाह के आदेश पर सवाई जय सिंह ने चूंडामण को परास्त कर थूण के किले को छीन लिया था। 1721 ईस्वी में चूंडामण ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसकी साम्राज्य की बगडोर अपने हाथ से निकल गई। फिर आता है राजा सूरजमल। भारत के इतिहास में सूरजमल जाटों का प्लेटो कहकर संबोधित किया जाता है सूरजमल को। राजा सूरजमल के दरबारी कवि दोस्तों सूदन ने राजा की तारीफ सुजान चरित्र नामक ग्रंथ में की है। सूदन ने कौन सा ग्रंथ लिखा? सुजान चरित्र नाम का। पानीपत की लड़ाई 1761 में पानीपत का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था जिसमें राजपूत, जाट, मराठा जैसी महाशक्तियों ने वीर सैनिकों होते हुए भी देश को हार का सामना करना पड़ा। मुख्य रूप से हिंदू शासकों के आपस में मेल न होने के कारण इन्हों को हार का सामना करना पड़ा। मृत्यु संवत 1820 में हुई थी। इस समय उनकी आयु 55 वर्ष थी। सूरजमल ब्रजभाषा साहित्य प्रेमी कवियों के आश्रयदाता हैं। दरबार के अनेक कवि भी माने जाते हैं। सूदन कवि का नाम से प्रसिद्ध हुआ है। सूदन कवि के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है ये व्यक्ति। सूरजमल की कई रानियां थी जिसमें किशोरी और हंसा प्रमुख थी। उसके 5 पुत्र थे जिसके नाम निम्नलिखित है: जवार सिंह, रतन सिंह, नवल सिंह, रजनीश सिंह, नाहर सिंह। सूरजमल के बाद जवार सिंह जाटों का राजा हुआ था। जाटों के आरंभिक राजधानी डींग को रखा गया था किंतु सूरजमल ने भरतपुर के कच्चे किले को पक्का बनाकर वहाँ की राजधानी बनाई थी। सूरजमल ने फिर क्या काम किया था? टोंक का मुसलमान राज्य पर देख लेते हैं। 7वीं शताब्दी में एक ब्राह्मणों ने 12 गांव मिलाकर टोंक की पृष्ठभूमि त्याग टोंक राज्य के संस्थापक अमीर खां पिंडारी ने किया था। 17 नवंबर 1817 को अमीर खां ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। किस कंपनी के साथ संधि की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके तहत उसे टोंक का नवाब की उपाधि यानी पहला नवाबी राज्य देकर सम्मानित भी किया गया था। राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा टोंक में एकमात्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी। आमिर खां के पश्चात वजीर खां नवाब बना था जिसने 1857 का विद्रोह किया था। उस समय 1857 का क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। नवाब इब्राहिम अली खान एकमात्र नवाब थे जो लॉर्ड लिटन के दरबार और दोस्तों लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में शामिल हुए थे। नवाब इब्राहिम अली खान ये एकमात्र नवाब है।
इब्राहिम खान ने टोंक के सुनहरी कोठी का निर्माण कराया। टोंक के सुनहरी कोठी का निर्माण किसने कराया है? इब्राहिम अली खान ने, जो पच्चीकारी या मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। टोंक के तीसरे नवाब अंग्रेजों के कैद यानी कि बनारस में नजरबंद करवाया गया था इसको। इसके बाद इसी नवाब के दौरान इराक यानी ईरान, मिस्र, भारत में विभिन्न शहरों अरबी और फारसी भाषा के विद्वान को बुलाकर धार्मिक ऐतिहासिक पुस्तकों के लेखक का अनुवाद भी किया था, जिसे टोक लाकर शाही, जिन्हें क्या कहा जाता है, टोक लाकर शाही के नाम से भी महल बनाया गया था। राजस्थान सरकार ने 1978 कब 1978 में इस लाइब्रेरी को अरबी फारसी शोध संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। 1947 में देश में विभाजन हुआ था, तो ये नवाब मोहम्मद शहादत अली खान ने भारत संघ को मिलाने का फैसला किया था। मोहम्मद शहादत अली खान को भारत में मिलाने का फैसला कर लिया। भीनमाल के चावंड राजपूतों की सबसे प्राचीन राज्य भीनमाल था। इसके अन्य दो हैं, एक था काठियावाड़, दूसरा था अनहीवाड़ा। ये दो इसके दोस्तों राज्य थे। अपने आप को भगवान शंकर का संतान मानता है। भीनमाल के चावंडों ने गुर्जर के राज्य थे, गुर्जरों से राज्य छीना था। चीन यात्री एनसांग 741 ईस्वी में भीनमाल आया था। भीनमाल में रहने वाला कवि माघ ने अपनी ग्रंथ शिशुपाल वध में यहाँ के शासक सुप्रभदेव को बताया है। वहाँ का वंश को नाश करने का संकेत कलचुरी यानी दान पात्र में मिलती है। दान पात्र नाम का ग्रंथ है। भीनमाल पर अरबी भाग आक्रमण की भी जानकारी मिलती है। अरबों द्वारा नष्ट किए गए चारों के बचे हुए राज्यों को प्रतिहारों अपने अधिकार में ले लिया था प्रतिहारों ने। फिर बात करते हैं नागौर वंशी की। नागौर वंशीय भारतपुर में महाभारत में नागौर का अक्षत्रिय देव राज्य के रूप में उल्लेख मिलता है। अर्जुन ने जीतकर अपने गुरु द्रोणाचार्य को समर्पित किया था। किसको समर्पित किया था? द्रोणाचार्य। इस क्षेत्र को चापर चुरू के नाम से भी जाना जाता है, जो प्राचीन काल में द्रोणापुर के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से प्रसिद्ध था? द्रोणापुर के नाम से प्रसिद्ध था। सुर बिचौलिया अभिलेख में 1170 ईस्वी में नागौर का उल्लेख मिलता है। प्राचीन समय में इस कस्बे को नागपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागपुर, जो चौहान द्वारा शासित किया गया है। नागौर का पहचान जाटों के रोम रूप में भी दोस्तों की जाती है। 7वीं शताब्दी या 7वीं सदी में लगभग यहाँ के नागौर से जाटों के शासक ने किया था। चौहानों ने राज्य कायम किया, जो सपाद लक्ष्य में सम्मिलित भी किया था। नागौर मध्य एशिया के मुस्लिम आक्रमणकारियों का मुख्य केंद्र है। नागौर मीरा और अबुल फजल का जन्म स्थान है। मीरा और अबुल फजल का जन्म स्थान माना जाता है। नागौर में पार्श्वनाथ चार भुजा का मंदिर, सूफी संत तारकिन जो दरगाह बड़े प्रसिद्ध स्थल है। ये झुंझुनू वंश। अब झुंझुनू में कौन कौन से वंश थे? झुंझुनू नाम का प्रसिद्ध जाट लड़ाका झुंझार सिंह नेहरा के नाम से पड़ा था। चौहान वंशों का था और सिद्धराज के प्रसिद्ध शासक थे। 1450 ईस्वी में मोहम्मद खान और उसका पुत्र दोस्तों सामत खान ने चौहानों को पराजित कर झुंझुनू पर क्या किया था? अधिकार किया था। मोहम्मद खान झुंझुनू का पहला नवाब था। 1459 ईस्वी में उसका पुत्र सामत खान झुंझुनू का नवाब बना था। 280 वर्ष तक नवाबों ने शासन किया और रोहिला खान या झुंझुनू का अंतिम नवाब कौन था? रोहिला खान था। और उन तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो लाइक दोस्तों के साथ शेयर कर, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों कोई भी अगर तथ्य छूट चुका है तो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें और साथ बने रहें।